हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस CPT घटना चक्र बुक सीरीज का हमारा लेक्चर चल रहा है, जिसमें कि सिलेबस के हिसाब से ये जो है बुक कंप्लीट है। उस सिलेबस के हिसाब से इसमें हमारी 15 टॉपिक कवर करने हैं। ऑलरेडी हम लोग पहला टॉपिक कवर कर लिए हैं, भारतीय इतिहास, जिसमें कि 13 चैप्टर थे। उसके बाद अभ्यास प्रश्न को किए। दूसरा जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर पूछे जाएंगे और यहाँ पर हम लोगों को 5 चैप्टर कवर करना है। ऑलरेडी इस सीरीज़ में हम लोगों ने 3 चैप्टर कवर किए हैं। आज ये चौथा चैप्टर होगा, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। जो सिलेबस में है हमको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में 5 नंबर ही पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं। और पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप पूरी मोटी बुक पढ़ेंगे तो आपको 5 ही प्रश्न पढ़ने, इसलिए ज़्यादा फैलना नहीं है। पहले आपको पढ़ना है जो सिलेबस में है, उसके बाद आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ज्ञान लेने में क्या जाता है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट नोट को। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि कलकत्ता में इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई किस एक्ट के तहत, तो वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। तो देखिए, जो उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, 1774 में इसकी जो है वो स्थापना की गई। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश रहे वो थे एलिजा इम्फे। तो ये जो है लोअर वो जो PCS का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर में, उसमें जो है अभी जो इसका 2016 वाला था ना, जो अभी पुनः जो है उसका पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो इस तरह पूछे जाते हैं पॉइंट कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, तो ये एलिजा इम्फे। 1786 अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। किस अधिनियम के अनुसार? 1786। कार्नवालिस जिला कलेक्टर को अधिक शक्तिशाली नहीं बनाने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को, जो कि चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1873 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1813। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का जो वार्षिक प्रावधान रहा किसके एक्ट के तहत, तो वह है 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। 1833 की अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को समूचे भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, तो वो था 1833 का अधिनियम। 1833 की अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए। 1858 की भारत सरकार अधिनियम, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन कर की ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1858। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्राप्त हुई किस अधिनियम के तहत, तो यह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।
ये जो अध्यादेश हैं वो अधिक से अधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 की भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। तो यह वर्ष 1922 से भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। ठीक है, ये द्वैध शासन है, समझ रहे हो। तो ये है 19 और 19, यानी ये डबल है, द्वैध। ठीक है, इस तरह थोड़ा ट्रिक बना के याद रखना है। वर्ष 1926 ईस्वी में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो भारत में जो लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, किस वर्ष में? वर्ष 1926 ईस्वी में। देख रहे हैं, आज़ादी से पहले। 1935 की अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो याद रखना है कि जो लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया वह 1926 में, और लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जो किया गया वह वर्ष 1935 की अधिनियम के तहत। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। कब से? वर्ष 1937 से। वर्ष 1950 ईस्वी में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, संविधान लागू होने के बाद। ठीक है, 1935 की अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? 1935। द्वैध शासन समाप्त किया गया, और द्वैध शासन लागू किसके तहत किया गया था? तो वो था 1919 का। ठीक है, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 की अधिनियम पर आधारित है। यानी जो हमारा जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो मैक्सिमम जो प्रोविज़न है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से मैक्सिमम है। ठीक है, बाकी 9, 2, 10, 11 जो कंट्री हैं वहाँ से एब्जॉर्ब की लिए गए हैं। ठीक है, 1935 की अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो 1935 अधिनियम के बारे में यह किसने कहा था कि एक कार में ब्रेक तो है लेकिन उसमें इंजन नहीं है? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में 1936 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से अधिनियम को? 1935 के अधिनियम को। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने कवर कर लिए चौथा चैप्टर। ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका वो है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से दो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।